नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो MSc मैथ्स एंट्रेंस का जो पेपर हुआ था, उसके लिए अपन ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो अभी इसके लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं। अभी आप इसके लिए डेट है वो 20 जुलाई लास्ट डेट है, तो इसके लिए अप्लाई जरूर अप्लाई करें आप। दिस इज द HCU द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर प्योर मैथ्स, यानी कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट यही है। और इसकी डिटेल में वीडियो की, इसमें कितनी सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट, पेपर पैटर्न, ये सब का मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। आज इसमें अपन ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें 2 पार्ट आते हैं पेपर में, पर 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में सेम ही पैटर्न था, कोई खास फर्क नहीं था। बस इतना था कि पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ज्यादा ऑप्शन को वेरीफाई करना पड़ता है। और इसके प्रीवियस पेपर के लिए मैंने ये भी बता रखा है आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको वहां नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, और एक अपने जो डाउट डिस्कशन के ग्रुप हैं, तो वो डाउट डिस्कशन ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स 2531 अगर आप सर्च करते हैं तो इसके डिस्कशन ग्रुप में चले जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो इसकी बेसिक चीजें ना वो आपको ध्यान में रखनी है, और कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन, अगर आपने CU/CT का पेपर सोल्व कर रहे हैं, HCU का पेपर सोल्व कर रहे हैं, DU JNU BHU, अगर इन सब के पेपर अगर आप सोल्व कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको आइडिया सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको CU/CT जैसे पेपर में मिले होंगे। तो अपन इसके एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लेट S3 बी ए परमोटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल। अपन जानते हैं कि S3 SN क्या होता है, N सिंबल पे क्या होता है, परमोटेशन ग्रुप होता है, यानी कि 1 2 3 अप टू N से 1 2 3 N पे डिफाइन होने वाले सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू फंक्शंस का जो कलेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, SN से डिनोट करते हैं। ये S3 की बात हो रही है। देन ग्रुप S3 क्रॉस Z/2Z, यानी कि इसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं, S3 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू। किसके आइसोमॉर्फिक होगा? पहला ऑप्शन बोलते हैं दी हाइड्रल ग्रुप विथ 12 एलिमेंट D12। अब देखो ये 12 एलिमेंट है, और कुछ बुक्स में इसको D6 भी लिखा होता है। मैं इसको D6 ही बोलूंगा, यानी कि DN से डिनोट करते हैं। इसका ऑर्डर कितना बोल देते हैं अपन, 2N बोल देते हैं। पर यहाँ पे इसने बता दिया तो कोई नोटेशन से कोई मतलब नहीं होता, अपने को इसकी प्रॉपर्टी है वो सब मतलब होता है। तो डी हाइड्रल ग्रुप 12 एलिमेंट है, और उसको इसने D12 से डिनोट करा है। द अल्टरनेटिव ग्रुप A4, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप S4 का जो इवन प्रोमोटेशन वाला ग्रुप होता है वो A4। द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर Z/12Z, या इसको बोल सकते हैं अपन Z12। और Z/2Z क्रॉस Z/2Z क्रॉस Z/3Z, यानी कि Z2 क्रॉस Z3। और ये क्या बन जाएगा, 2 और 3 का GCD 1 है, तो ये Z6, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि Z2 क्रॉस Z6। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ बातें हैं वो हमेशा ध्यान होनी चाहिए। जब भी ऐसे पूछे कि कोई ग्रुप G है, किसके आइसोमॉर्फिक है, यहाँ पे G क्या है, यहाँ पे G अपना है G1 क्रॉस G2 टाइप का है। अगर कोई भी ग्रुप पूछे कि किसके आइसोमॉर्फिक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, और फिर आपको जो ऑप्शंस वाले ग्रुप हैं उनका ऑर्डर देखना होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ S3 क्रॉस Z2 कितना हो जाएगा, S3 का ऑर्डर कितना होता है, फैक्टोरियल 3 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 3 इंटू इसका 2, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर तो कितना है, 12 है, 12 इसका ऑर्डर, तो ये तो 12 आ गया। पर आप देखेंगे कि ऑप्शन में हर ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो दी हाइड्रल ग्रुप इसका ऑर्डर भी 12 है, इसका ऑर्डर भी 12 है। A4 का भी क्या होता है, फैक्टोरियल N/2 होता है। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल 4/2 करेंगे, तो फैक्टोरियल 4/2 24/2 कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि इसका ऑर्डर भी कितना है, 12 है। और ये तो Z12 है, इसका ऑर्डर भी 12, और ये देखो 6 दूनी 12, इसका ऑर्डर भी, यानी कि सभी एलिमेंट जो ऑप्शन में दे रखे हैं सभी ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 12 है। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको ग्रुप का ऑर्डर चेक करना, तो 12 होगी, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ से अपन को कुछ नहीं मिला। सेकंड अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन सा ग्रुप एबिलियन है, कौन सा ग्रुप साइक्लिक है, कौन सा ग्रुप नॉन एबिलियन है। तो आप देखें कि S3 कैसा होता है, नॉन एबिलियन होता है। S3 होता है नॉन एबिलियन। Z2 होता है एबिलियन। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो वो भी कैसा आएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा। अब चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप तो एबिलियन है, कौन सा नॉन एबिलियन है। अब यहाँ पे देखो ये ZN वाले, अब ये बोलता है साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक क्या होता है, एबिलियन होता है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो इसका नहीं आ सकता। अब बोलता है फोर्थ वाला कि Z क्रॉस Z/2Z, ये अब ये ग्रुप कैसा होता है, ये तो एबिलियन होता है, ये तो एबिलियन होता है। अब क्योंकि ZN वाले एबिलियन होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन इज अगेन एबिलियन, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बोलता है कि ये वाला ग्रुप भी अपन जानते हैं कि डी हाइड्रल ग्रुप भी क्या होता है, नॉन एबिलियन होता है। DN हमेशा नॉन एबिलियन होता है, तो ये कैसा है, नॉन एबिलियन है। अल्टरनेटिव ग्रुप A4 भी कैसा है, नॉन एबिलियन है। अब देखो A और B में, तो दूसरी स्टेप तो ये होगी कि आपको यहाँ से सिर्फ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन आपके गायब हो गए, यहाँ से 2 बच गए। तो पहला काम तो ऑर्डर चेक करें, दूसरा एबिलियन नॉन एबिलियन चेक करें, तीसरा आप चेक करें कि इसके पास कितने ऑर्डर का एलिमेंट है। जैसे मान लो कि अपन को पता है कि जो A4 होता है उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 4 से अधिक हो, यानी कि जैसे A4 का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है, आइडेंटिटी 1 2 3, यानी कि वो सारे इवन परमोटेशन फ्रॉम S4,
S4 में जितने भी इवन प्रोमोटर्स हैं वो सारे लिख दिए। और मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन A4 इज 4, यानी किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट मैक्सिमम कितना है, 4 है A4 में, A4 में 4 है। और जो Dn होता है ना, यानी कि अगर मैं इसको D12 ना बोल के D6 बोलता तो इसके पास मैक्सिमम ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का 6 होता है और इसके पास 4 होता है। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करें कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर की चेक करें, इससे आपको काम हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखो। जैसे मानो कि मैं बोलता हूँ कि A4 के पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, D6 के पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, और अपना जो S3 क्रॉस Z2 है इसके पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। अगर आपको ये यहाँ से कुछ मिल जाता है सिमिलरिटी, 3 ऑर्डर की चेक कर लो, 4 ऑर्डर की चेक कर लो, तो वहां से 100% जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो ऐसा करना है। पर अब अपन को क्या करना है, यहाँ से तो एक बात ये पता लगी कि जो A4 है इसके पास मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। और A6 जो डी हेडर ग्रुप D12 बोल दो या D6 बोल दो, इसके पास कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। और अपन चेक करेंगे S3 क्रॉस Z2 के पास कितना है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई ग्रुप G इक्वल्स टू G1 क्रॉस G2 टाइप का है तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज दैट कि x इक्वल्स टू A, B टाइप का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है G1 क्रॉस G2 में। देन अपन निकालते हैं कि ऑर्डर ऑफ x विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G1, सॉरी ऑर्डर ऑफ A, B विच इज इक्वल्स टू हो जाता है LCM ऑफ, ये ध्यान रखना आप, ऑर्डर ऑफ A इन G1 ऑर्डर ऑफ B इन G2, ये होता है। मतलब अपन को x A, B का ऑर्डर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A इन G1 ऑर्डर ऑफ B इन G2। अब देखो S3 क्रॉस Z2 कर रहा है यहाँ पे, S3 के पास मैक्सिमम किसी एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो सकता है। पहली बात तो देखो S3 होता क्या है, S3 इक्वल होता है आइडेंटिटी 1 2 2 3 और 1 3, और एक हो जाता है अपना 1 2 3 और 1 3 2, ये एलिमेंट होते हैं। इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, इन सभी का 2 2 होता है, इन सभी का ऑर्डर 3 3 होता है। अब देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 3, यानी कि इसके पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 2 और 3 हो सकता है। और अपना Z2 में क्या आता है, 0 और 1 होता है, 0 का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, और 1 का ऑर्डर 2 होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर है 1 और 2। अब बताओ कि कोई भी एलिमेंट अगर S3 क्रॉस Z2 में आएगा तो वो A, B टाइप का आएगा, और A, B टाइप का आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A इन G1 ऑर्डर ऑफ B इन G2, यानी इसका एलसीएम, यानी कि या तो 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। यानी कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S3 क्रॉस Z2 इज दिस, यानी कि 1 2 और 6 और 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इन S3 में क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब अपन ऑप्शन पे चलते हैं वापस से। अब बोलते हैं कि ये दो तो एलिमेंट होगी A और B। अब अल्टरनेटिव ग्रुप के पास क्या होता है कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 होता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। पर अपन देख रहे हैं कि S3 Z2 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है 4 ऑर्डर का, इसका मतलब ये अल्टरनेटिव ग्रुप A4 का आइसोमॉर्फिक तो नहीं हो सकता। बचा कौन सा, दी हेडर ग्रुप विद एलिमेंट 12, यानी कि A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे अपन ने करा। सबसे पहले अपन ने ऑर्डर से एलिमिनेट करा, फिर अबिलियन नॉन अबिलियन से देखा, फिर अपन देखते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर कितना पॉसिबल है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और अगर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे भी अपन को मिल जाता कि एक ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 का हो सकता है, 6 का मिल जाता है यहाँ पे भी, और सेम कहानी यहाँ पे मिल जाती। तो अपन फिर चेक करते कि एक ऑर्डर के कितने हैं यहाँ पे, 2 ऑर्डर के कितने हैं, 3 ऑर्डर के कितने हैं, और 6 ऑर्डर के कितने हैं, और वही सेम कहानी यहाँ पे करते, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको जरूर मिल जाती है। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नेट गेट सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z5 टू Zn। आप याद रखना कि अगर Zn से Zm में अगर पूछे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो वो हो जाती है GCD ऑफ M एंड N। इसका GCD ले लो, तो GCD ऑफ 5 एंड 10 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, फ्री का नंबर दे रहा था यहाँ पे कि हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Zn। आप सोच रहे होंगे कि आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है, कैसा पेपर आता है, क्या सिस्टम, तो इसके लिए जो सेपरेट वीडियो आप जरूर देखें और इसके पुराने पेपर डाउनलोड करके बिल्कुल सोल्व करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आप सभी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये इस ग्रुप थ्योरी के सभी के कर लें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपने CU/CT वाला जो 2020 वाला पेपर का सॉल्यूशन अगर आपने देखा है या देखा है, तभी तो मैं बोलता हूँ अगर आप नहीं पढ़ रहे तो सिर्फ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बिना देखे कर देते हैं। लेट HKB2 सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। जी यहाँ पे कैसा फाइनाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो बीट पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। पहला बोलता है कि HK इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, H इज नॉर्मल एंड K इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, देन ओनली HK इज सब ग्रुप ऑफ जी, HK नीड नॉट बी सब ग्रुप ऑफ जी, H की सब ग्रुप ऑफ जी इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी।
सेम के सेम ऑप्शन वहाँ पे थे और अपन ने वहाँ पे भी ग्रुप खोला था। पहली बात तो ये कि अगर कोई जी सब ग्रुप होता है, जी ग्रुप होता है और एच के सब ग्रुप हैं इसके, तो एच के नीड नॉट बी सब ग्रुप, एच के नीड नॉट बी सब ग्रुप। इस बात को आप दिमाग में बसा लें, एच के का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। एच के सब ग्रुप तभी बनेगा जब एच के इक्वल टू क्या आएगा, के एच आएगा, तभी बनेगा। और वहाँ पे अपन एक ऑप्शन ये भी डिस्कस कर, देखो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन, एच के सब ग्रुप क्यों नहीं बनता है। इसका मतलब एच के जो ऑलवेज सब ग्रुप, ये तो गलत हो गया, ये तो तभी बन पाएगा जब एच के इक्वल टू क्या होगा, के एच होएगा। तो एच के इज नीड नॉट बी सब ग्रुप, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही थर्ड करेक्ट हो जाएगा, और ये तो गए काम से फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए और डी तो गए, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आपको सेकंड और फोर्थ और चेक करना है। एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अपन ने उस क्लास में सीयूसीटी वाले में अगर पेपर का सोल्यूशन देखते हैं तो वहां पे एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एच के मतलब एच और के कोई सब ग्रुप है, अगर इन एच और के में से कोई भी एक नॉर्मल बन जाता है ना, तो एच के हमेशा सब ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पे एच नॉर्मल है तो एच के सब ग्रुप बनेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे एच नॉर्मल है तो एच के इक्वल टू के एच आ जाएगा, और एच के इक्वल टू के जाते एच के क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। और जैसे ही फोर्थ करेक्ट हो जाएगा और अपना क्या पता लग गया, थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर तो फिर यहीं से पता लग गया आपको थर्ड और फोर्थ होने वाला है, क्योंकि फोर्थ भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, तो इसका आंसर तो फिर बी होएगा। अब सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, इसको अपन सोच भी सकते हैं कैसे नहीं है, कि एच इज नॉर्मल एंड के इज नॉट नॉर्मल, देन ओनली एच के सब ग्रुप। जरूरी नहीं है एच के अलावा भी सब ग्रुप होंगे। अब देखो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, में अपन ने क्या प्रूव करा था। अब एच के का सब ग्रुप होना जरूरी क्यों नहीं है, जैसे सपोज दैट एच और के अपन दो सब ग्रुप ले लेते हैं, देन एच के नीड नॉट बी सब ग्रुप। जैसे मान लो कि आपने लिया डी हाइड्रल ग्रुप D4 ले लिया, इसको D8 भी बोल देते हैं या D4 भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट तो इसमें 8 ही आएंगे, R0 R90 R180 R270 एच वी डी डी डैश। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक सब ग्रुप लिया एच, R0 और एच, जो एच के लिया मैंने R0 और डी, ये दोनों सब ग्रुप है। अब अपन डिफाइन करते हैं एच के। अब एच के का मतलब क्या होता है, पहले एलिमेंट एच से, दूसरा एलिमेंट के से प्रोडक्ट। जैसे पहले एलिमेंट यहाँ से R0 है तो R0 और R0 आ गया, R0 और D आ गया, H और R0 आ गया, और H और D आ गया। H और D को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो R90 बन जाता है। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे तो आइडेंटिटी। तो ये क्या बन गया, एच के। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि एच के सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, सभी का इनवर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे R90 आ रहा है और R90 का इनवर्स है ना, वो D4 में हो जाता है R270, और इनवर्स तो हमेशा यूनिक होता है तो वो सब जगह सेम रहेगा। तो R90 तो HK में है, पर इसका इनवर्स R90 इनवर्स यानी कि R270 HK में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा, डजंट बिलोंग, इसका मतलब H के सब ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से पता लग गया कि HK का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपना जो G था D4 वो फाइनाइट ग्रुप था, और H और K इसके सब ग्रुप के थे, यानी कि जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दी थी वो फुलफिल हो रही थी कि H एंड K आर टू सब ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप जी। तो इसका मतलब एच के सब ग्रुप नहीं था। तो यहाँ से तो अपन को पता लगेगा कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीड नॉट बी। अब अपन ने वो थ्योरम क्या पढ़ी थी, थ्योरम अपन ने ये पढ़ी थी कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये दे रखा है। देन एच के इक्वल टू के एच बन जाएगा और एच के सब ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता ना कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज नॉर्मल, तब भी सेम खाना जाती है, एच के इक्वल टू के हो जाता है और एच के सब ग्रुप बन जाता। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि एच तो नॉर्मल है, के इज नॉट नॉर्मल, देन एच के इज ओनली एच के, यानी कि सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन को देखो कि एच कैसा है, नॉर्मल, के कैसा है, सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं है। तो एच के इज ओनली सब ग्रुप, एच के इज ओनली सब ग्रुप। अब सपोज दैट एच के अगर ओनली सब ग्रुप है तो एच और के भी तो सब ग्रुप है, यानी कि एच के इक्वल टू क्या होगा, के होगा, के इक्वल टू क्या होगा, एच होगा, तीनों बराबर होंगे तभी तो ओनली सब ग्रुप बनेगा, बाकी तो और सब ग्रुप है ही नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट और खुद जो जी होता है वो तो होते ही होते हैं। फिर ये बोलता है एच के इज ओनली सब ग्रुप, जैसे एच के ओनली सब ग्रुप होता है एच के और के और एच बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो के इक्वल टू एच तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये नॉट नॉर्मल है। इसका मतलब ये बोलता हूँ गलत बोल रहा है, ये बात नहीं हो सकती। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता, इसका थर्ड और फोर्थ आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एच के इसकी जो थ्योरम की प्रॉपर्टी है वो मैंने सीयूसीटी वाले पेपर में भी लिखी थी, आप वहां से भी नोट डाउन कर लें, और या यहाँ से भी। ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच जाता है। ऐसे आपको जैसे पता लग जाए कि हाँ यार ये रिजल्ट तो होता है, तो आप फटाक से उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दोगे। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी पता नहीं था कि एच के सब ग्रुप नहीं बनाता तो आप थर्ड बताते थे, फोर्थ आपको मतलब ही नहीं था कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप थर्ड और फोर्थ से करके सीधा बी ऑप्शन कर देते, आपका टाइम बच जाता। तो ऐसे रिजल्ट को, या इसी को ट्रिक बोल देते हैं अपन, ये रिजल्ट याद होने चाहिए, यही ट्रिक हो जाती है बाद में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि एन abelian ग्रुप इज साइक्लिक, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ए साइक्लिक ग्रुप इज abelian, Z2 क्रॉस Z2 इज साइक्लिक। अगर आपने सीयूसीटी वाला पेपर कराया तो ये पेपर करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा, कि अपन ने वहां पे भी एक थ्योरम पढ़ा था कि फाइनाइट, अगर प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप होता है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है, वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो ये तो करेक्ट हो गया। आबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, तो आबिलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। जैसे Z2 क्रॉस Z2 देख लो, यही एग्जांपल चल जाएगा काम, Z2 क्रॉस Z2 साइक्लिक नहीं होता, ये आबिलियन होता है।
अब जेड टू क्रॉस जेड टू आबेलियन तो है पर साइक्लिक नहीं, इसका मतलब आबेलियन ग्रुप को साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। साइक्लिक ग्रुप हमेशा आबेलियन हो जाता है, ये तो प्रूफ है। और यहाँ पे आप K4 क्लाइन ग्रुप भी ले सकते हो। क्लाइन ग्रुप में क्या होता है, K4 कैसा होता है, K4 इक्वल तो अपने से लिखते हैं आइडेंटिटी ए बी और ए बी। ये कैसा है, आबेलियन तो है पर ये साइक्लिक नहीं है। तो आबेलियन ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, पर साइक्लिक हमेशा आबेलियन हो जाता है। तो इसका सेकंड और थर्ड इसका क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन। और जैसे ही सेकंड और थर्ड हो जाएंगे तो बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वहाँ पे अपन दो, इस यूसीटी में 2 बार आ चुका है। एक ये पूछा गया था कि कोई भी ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का होता है, प्राइम ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, तो उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। वहां पे अपन ऐसा ही पढ़ा था कि देयर इज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर, और वो साइक्लिक बन जाता है। तो इसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप भी नहीं है और ये कैसा है, साइक्लिक भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अगर वहां से आपने करा है तो इसको डेफिनेटली आप इजीली सोल्व कर देंगे, कोई जोर ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी सिंपल सा बन जाएगा आपके लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और अच्छा क्वेश्चन है कि इन दिस क्वेश्चन एस फॉर द सिमेट्री ग्रुप 4 लेटर, A3 विद अल्टरनेटिंग ग्रुप एंड D8। देखो इसको D8 बोल दो या D4 बोल दो, एक ही बात है। और D4 हमेशा 2 एलिमेंट से जनरेट होता है। देखो R और S से जनरेट हो रहा है ये। R की पावर 4 इक्वल टू S स्क्वायर इक्वल टू 1, S R S इक्वल टू R इनवर्स। ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि R S इक्वल टू R इनवर्स, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि R को इधर ले आओ, S को इधर ले, तो मतलब R S इक्वल टू, ऐसे भी बोल सकते हैं कि S इनवर्स R, ऐसा भी बोल सकते हैं, या S R S इक्वल टू R इनवर्स S। ये इसको ध्यान रखना है। बी द डिहाइड्रल ग्रुप विद 8 एलिमेंट, इसके पास 8 एलिमेंट है। अब अपन को पूछा है कि वी से दैट द पेयर इज मैच्ड इफ द मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर। ये याद रखना है, मिनिमल कि मिनिमम कितने से कितने एलिमेंट लो कि ग्रुप जनरेट हो जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम कितने से जनरेट हो जाए, मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर, यानी कि मिनिमम कितने जनरेटर पॉसिबल है किसी भी। एक ग्रुप लिस्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम, ये लेफ्ट हैंड कॉलम में ग्रुप लिस्टेड है, एंड कॉलम इक्वल्स टू ए नंबर इन द राइट हैंड, एक यहाँ पे नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड। पहली बात इसको, इसका मतलब समझो। आपको ऐसे बताना है कि इस इधर जो ग्रुप दे रखे हैं 2 3, इसके पास कितने जनरेटर हो सकते हैं, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जनरेटर लो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फिर किस किस को मैच करोगे। अब पहली बात तो A3 S फॉर D4 D8 दे रखा है, और D8 क्रॉस Z2 भी दे रखा है आपको, यानी कि D8 क्रॉस Z2 दे रखा है। अब अपन चलते हैं, पहले तो इसकी थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं कि जो SN होता है ना, सिमेट्रिक ग्रुप SN, वो जनरेट किससे होता है वो देख लो पहले आप एक बार। जो SN इज जनरेटेड बाई ट्रांसपोजिशन, वो उसकी ट्रांसपोजिशन से जनरेट हो जाता है। यानी कि ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब जैसे 1 2 2 3 3 4 अप टू n-1 n से। अगर ये ले लेते हो आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि S1 और S2 तो आपको पता ही सिंपली हो जाता है आइडेंटिटी, और 1 2 तो इसमें तो 1 2 से जनरेट हो जाता है, आइडेंटिटी से भी जनरेट हो जाता है, 1 2 से एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। पर अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करें तो जो SN होता है वो हमेशा जनरेट हो जाता है किससे, ट्रांसपोजिशन से। यानी कि 1 2 2 3 3 4 अप टू n-1 n से। अगर ट्रांसपोजिशन मतलब एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अपन हर आर साइकिल को अपन तोड़ के ट्रांसपोजिशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 2 2 3 3 4 ऐसे जनरेट हो जाएगा। एक तो जनरेटर इसका ये होता है। एक आप इसको ऐसे भी जनरेट कर सकते हो कि पहले आप 1 2 लिख दो और बाकी जो साइकिल बचेगी ना उसको पूरी एक साथ लिख दो, 1 2 2 3 4 अप टू n तक लिख दो। तो इससे भी जनरेट हो सकता है। पर अगर अपन को पूछ रहा है S4, तो अगर इस मेथड से देखें तो S4 किससे जनरेट करेंगे अपन, 1 2 ट्रांस 2 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना जनरेट हो जाएगा S4। और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे और अपन डायरेक्ट लिख देंगे 2 3 4, बस इससे जनरेट कर देंगे अपन। तो अब देखो यहाँ पे तो मिनिमल नंबर ऑफ जनरेटर पूछा ना, इसमें तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें 3 लेने पड़ रहे हैं। पर आपको पूछ रहा है मिनिमल, मिनिमल किसका मतलब 2 हो जाएंगे। तो S4 है वो कितने नंबर ऑफ मिनिमल जनरेटर हो जाएंगे S4 के लिए, 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको, 1 2 वाली एक ट्रांसपोजिशन और एक ही पूरी वाली लेनी पड़ेगी। तो कोई भी एसन दे रखा हो किसी भी n के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, आप ये दोनों चीजें अगर पता हो तो एसन को आप जनरेट कर सकते हैं। पहली बात, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो SN है वो तो किससे हो जाएगा, S4 है वो तो 2 एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, S4 तो 2 से हो गया। A3 की ओर बात कर रहा है, वहां पे A3 भी लिखा हुआ है। पहली बात तो A3 क्या होता है, S3 के करस्पॉन्डिंग होता है। A3 मतलब सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन फ्रॉम S3। तो एक तो आइडेंटिटी ले सकते हैं अपन, आइडेंटिटी को हमेशा शामिल करना पड़ेगा ग्रुप में, आइडेंटिटी। और क्या क्या आ जाएगा इवन वाले में, 1 2 3 आ जाएगा और एक 1 3 2 आ जाएगा, यही आएगा। अब A3 है, अब A3 तो एक एलिमेंट A3 को तो आप 1 2 3 से भी जनरेट कर सकते हो, 1 2 3 से भी आपको जनरेट कर सकते हो। किसको, A3 को। आप A3 को जनरेट कर सकते हो 1 3 2 से भी। तो नंबर कितने एलिमेंट आके, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। पर आपको पूछा मिनिमल, तो मिनिमल तो आपको A3 को सिर्फ एक एलिमेंट से ही जनरेट कर सकते हो। अगर पूछता कि नंबर ऑफ जनरेटर इन A3, तो वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। पर आपने पूछा कि मिनिमल कितने से जनरेट हो सकता है, तो मिनिमल आपको एक से ही काम चल जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि A3 कैसा है, साइक्लिक ग्रुप बन गया, 3 ऑर्डर का है, तो आइसोमॉर्फिक टू Z3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ जनरेटर इन Zn कितना होते हैं, 5n, यानी कि 5 3, वो भी कितने आएंगे, 2। तो नंबर ऑफ जनरेटर तो 2 आएंगे, पर ये एलिमेंट एक से ही जनरेट हो जाएगा। अब अपन का काम हो जाएगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में से बोल रहे हैं कि A3, अब देखो A3 कितने से जनरेट हो रहा है, 1 से जनरेट हो, तो 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 1 कहाँ से लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड किससे रिलेट हो जाएगा, 1 से, यानी कि थर्ड का जो पेयर है वो 1 से मैच हो जाएगा। अब देखो थर्ड को 1 से कहाँ मैच कर रखा है, थर्ड को 1 से सिर्फ इन दो में मैच कर रखा है, तो ये दो तो गए काम से। अब आगे बोलते हैं S4, अपन ने देख लिया था कि S4 में 3 और 2 आते हैं, पर मिनिमल सिर्फ 2 से ही काम चल जाएगा। S4 2 से काम, तो 2 यानी फर्स्ट से, तो फर्स्ट के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट तो किससे रिलेशन हो जाएगा, सेकंड से। तो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन सिर्फ, अब वैसे भी देखो फर्स्ट का सेकंड से सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, ये वाला है, तो ये तो अपन ने पहले डिस्कार्ड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर आपको क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच, यानी कि डी। तो इन दिस क्वेश्चन सारे पेयर मैच करने पे इसका आंसर डी आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, सिर्फ सिमेट्रिक ग्रुप एसएन के जनरेटर निकालना था। उसके लिए अपने सिंपल सा फंडा देख लिया कि वो ट्रांसपोजिशन से भी जनरेट हो जाता है, और ट्रांसपोजिशन से जनरेट ना करो तो आप एक तो 1 2 लिख दो और बाकी जो साइकिल बच गई उसको एक साथ लिख दो, तो आप इसको जनरेट कर देंगे। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी जनरेटर की। तो आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, उसमें से पूछा है अरेंज द फॉलोइंग सब ग्रुप ऑफ Z100। Z100 दे रखा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप किसके जो सब ग्रुप है उसको ऐड अरेंज करना है, ऑर्डर देयर साइज यानी कार्डिनलिटी। अब पहली बात तो देखो H1 किससे हो रहा है, अब पहली बात तो क्या है, Z100 कैसे है, फाइनाइट है, Zn कैसे साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके सारे सब ग्रुप कैसे बनेंगे, साइक्लिक बन जाएंगे। H1 H2 H3 और H4। पहली बात ये कोई भी साइक्लिक ग्रुप होता है ना, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल्स टू जनरेटर का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर। अब यहाँ पे ये 15 से जनरेट हो रहा है, ये 6 से जनरेट हो रहा है, ये 24 से जनरेट हो रहा है और 30 से जनरेट हो रहा है। तो अपन को क्या करना है, अपन को 15 का ऑर्डर निकालना है, 6 का ऑर्डर निकालना है, 24 का निकालना है और 30 का ऑर्डर निकालना है। पर उसके पहले अपन ये देखेंगे Z100 कैसे है साइकिल का, तो ये किससे जनरेट हो रहा है, Z100 जनरेट हो रहा है 1 से जनरेट हो रहा है, तो 1 इसका जनरेटर है, और 1 का ऑर्डर पता ही आपको कितना है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 100, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे कितना है 100 है। ठीक है, अब अपन एक 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को वैसे लिख सकते हो क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 15 टाइम्स, यानी कि 1 टू दी पावर 15, क्योंकि यहाँ पे 15 इंटू 1 बनेगा, पर इसको अपन एडिशन मॉडुलो में क्या लिख देते हैं, 1 की पावर 15 लिख देते हैं। इसी प्रकार 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 की पावर 6 लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 24, और 30 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 30। तो ये तो कुछ इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात होगी, जो इसने गिवन है उससे पूछा कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। अपन को पूछा कि सबसे अच्छा ऑर्डर किसका आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना, पहले सबसे पहले हाईएस्ट लिखना है कार्डिनलिटी, फिर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो अपन को पता लगेगा कि Z100 है वो 1 से जनरेट हो रहा है, इसको अपन 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, इसको 1 की पावर 6, इसको 1 की पावर 24, इसको 1 की पावर 30। और साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। और यहाँ पे ये H1 क्या है, H1 है ही क्या, 15 से जनरेट, यानी कि H1 भी साइक्लिक है, H2 भी साइक्लिक है, H3 भी साइक्लिक है, H4 भी साइक्लिक, ये तो सारे साइक्लिक ग्रुप हैं जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। अपन को जनरेटर का ऑर्डर बताना है, तो एलिमेंट का ऑर्डर निकाल देंगे तो काम खत्म, यानी कि 15 का ऑर्डर निकाल दो, 6 का ऑर्डर निकाल दो, 24 का निकाल दो, 30 का निकाल दो। तो इसके लिए अपने एक ट्रिक जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर क्या हो जाता है, के क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड के। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना अपना 100 है। अब अगर आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ 15, सॉरी ऑर्डर ऑफ H1 नहीं निकालना है, वो क्या है 15 से जनरेट हो रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 15। तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 15 निकाल दूँ या H1 निकाल दूँ, एक ही बात है। वो क्या जाएगा ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंड 15। ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 100 अपॉन जीसीडी किसका आएगा 115, और 115 का जीसीडी कितना आ जाता है बताओ, 100 जीसीडी 5 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 20। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ H1 कितना आ गया 20 आ गया। H2 6 से जनरेट हो रहा है, 6 से जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H2 निकालो। तो ऑर्डर ऑफ H2 6 से जनरेट हो रहा है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए यानी कि 100 अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए 100 एंड के यानी कि 6, और 6 और 100 का जीसीडी कितना हो जाता है आपको पता होगा, 6 और 100 का 2 हो जाता है, तो 100/2 इक्वल टू 50, यानी कि ऑर्डर ऑफ H2 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ H3 निकालें तो H3 किससे जनरेट हो रहा है, H3 जनरेट हो रहा है 24 से, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 24। तो ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 24 इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन ऑर्डर जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंड 24। ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 100 और नीचे जीसीडी ऑफ 100 एंड 100 एंड जीसीडी ऑफ 100 एंड 24। अब 100 और 24 का जीसीडी कितना हो जाता है 4 हो जाएगा, तो ये 100 अपॉन 4 इक्वल्स टू 25 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ H3 कितना आ गया
ऑर्डर ऑफ H3 आ गया 25। ठीक है, अब एक H4 और बच गया। H4 क्या है, 30 से जनरेट हो रहा है, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 30, और 1 की पावर 30 क्या बन जाएगा फिर 100, सीधा ही लिख देता हूँ 100, और जीसीडी ऑफ 130 निकालना है। तो 130 का जीसीडी कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा, और इसका जीसीडी आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा, तो H3 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, H4 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 100/10 10, यानी कि H4 का ऑर्डर का 10 आ गया, H3 का 25 आ गया, और H2 का 50, और H1 का 20। अब अपन को ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि H1 का सबसे ज़्यादा किसका आया, H2 का आया, कितना आया 50 आया सबसे ज़्यादा, और H3 का कितना आया 25 आया, H4 का कितना आया 10 आया, और इसका H1 का कितना आया 20 आया। अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा ऐसे। तो सबसे बड़ा किसका H2 का, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा H2। फिर इसके बाद कितना आया था अपना 25 आया था, तो किसकी था 25 था H3 का, तो फिर आ जाएगा H3 आ जाएगा, और H3 के बाद 20 आया था किसका H1 का, तो ये H1 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में H4। तो ये बन जाएगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर H2 H3 H1 H4। तो H2 H3 H1 4 थर्ड ऑप्शन में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन थे ग्रुप थ्योरी के जो समझ आए होंगे। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।